नमस्कार साथियों, आज हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे डांस ऑफ द यूनक्स का थर्ड पार्ट, जिसमें टेस्ट चल रहा है डांस ऑफ द यूनक्स का। और कल हमने सेकंड पार्ट किया था, लगभग 50% टेस्ट अपन कल कर चुके हैं। आज नेक्स्ट, तो कल हमने जो टेस्ट किया था वो दे सेइंग ऑफ लवर्स डाइंग एंड और चिल्ड्रन लेफ्ट अनबॉर्न तक। यूनक्स जो डांस कर रहे थे वो यूनक्स के सॉन्ग्स के जो सब्जेक्ट्स थे वो सब्जेक्ट्स थे लवर्स डाइंग एंड चिल्ड्रन लेफ्ट अनबॉर्न। नेक्स्ट, डांस ऑफ द यूनक्स कमला दास के द्वारा रिटन है पोएम। कंटिन्यू करते हैं टेक्स्ट को। Some beat their drums. Some beat their drums, and other beat their sorry breast. Others beat their, इसी लाइन में कंटिन्यू है, their sorry breasts। देखिएगा, यूनक्स जब डांस कर रहे थे और जो सॉन्ग जो वो गा रहे थे उनके सब्जेक्ट्स थे लवर्स डाइंग एंड चिल्ड्रन लेफ्ट अनबॉर्न। उसी में आगे कंटिन्यू अपन करते हैं कि सम बीट देयर ड्रम्स। कुछ जब डांस कर रहे थे यूनक्स, तो यूनक्स डांस करते समय उनमें से कुछ जो यूनक्स थे वो ड्रम्स को पीट रहे थे, बीट कर रहे थे, ढोलक बजा रहे थे। एंड अदर बीट देयर सॉरी ब्रीस्ट, और कुछ यूनक्स अपने ब्रीस्ट को बीट कर रहे थे। अर्थात प्रकृति द्वारा प्रदत्त उन्हें जो ब्रीस्ट दी गई हैं जो उनके लिए अभी यूजलेस हैं, इसीलिए ब्रीस्ट से पहले सॉरी वर्ड का यूज किया गया है। फीमेल के लिए प्रदत्त हैं लेकिन उनके लिए वो ब्रीस्ट किसी काम के लिए नहीं है, वो यूजलेस हैं, तो इसी वजह से यहाँ सॉरी वर्ड का यूज़ किया गया है कि वो जो ब्रीस्ट उनके हैं वो बिल्कुल उनके लिए सॉरी मतलब उनके लिए यूजलेस है, उनके लिए उनका कोई महत्व नहीं है। वो अपनी ब्रीस्ट को पीट रहे हैं वो यूनक्स, क्योंकि वो ब्रीस्ट जो ईश्वर या प्रकृति द्वारा जो प्रदत्त हैं वो उनके अब कोई काम के नहीं है, अर्थात वो उनके लिए यूजलेस है। ठीक है ना। सम बीट दियर ड्रम्स एंड अदर बीट दियर सॉरी ब्रीस्ट। कुछ यूनक्स ड्रम्स को पीट रहे थे, कुछ अपनी ब्रीस्ट को पीट रहे थे जो क्या है सॉरी, जो उनके लिए यूजलेस हैं। एंड बेल्ड, और कुछ जो यूनक्स थे वो बेल कर रहे थे, कुछ बिलाप कर रहे थे। एंड रिद्र, और कुछ छटपटा रहे थे। इन वैकेंट एस्टेसी, और कुछ वैकेंट एस्टेसी में क्या हो रहे थे, छटपटा रहे थे। एस्टेसी का मतलब होता है परमानंद, परम सुख, और वो उनके लिए वैकेंट है। वो मतलब एक खोखले परमानंद में, मतलब परमानंद कभी जो परमानंद होता है, परम सुख होता है, कभी वैकेंट नहीं हो सकता, खोखला नहीं हो सकता। तो कुछ यूनक्स वेल्ड कर रहे थे। सम बीट देयर ड्रम्स, कुछ अपने ड्रम्स को पीट रहे थे। एंड अदर बीट देयर सॉरी ब्रीस्ट, कुछ अपने जो यूजलेस जो बीट्स हैं उनको पीट रहे थे। एंड वेल्ड, और कुछ विलाप कर रहे थे उनमें से। एंड रिद्र, और छटपटा रहे थे, अपनी उस उलझन को बता रहे हैं। इन वैकेंट एस्टेसी, उस खोखली, उस परमानंद में, उस परम सुख में। अर्थात एक ऐसा परमानंद, एक ऐसा परम सुख जो खोखलापन है, मतलब एक खोखले, मतलब जो वो खुशी जो जाहिर कर रहे हैं वो एक खोखली खुशी है, जबकि अंदर से वो खुश नहीं है, अंदर से वो दुखी हैं, लेकिन एक दिखावा कर रहे हैं। वैकेंट एस्टेसी है। तो देखिएगा यहाँ पर एक फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया, पैराडॉक्स, अपोजिट वर्ड्स होते हैं। एसटीसी कभी वैकेंट नहीं हो सकती, तो यहाँ जो यूज किया गया जिस फिगर ऑफ स्पीच का वो है पैराडॉक्स। अब पैरेलल अपोजिट वर्ड्स को यूज करना, ठीक है ना, वो पैराडॉक्स होता है। इसी में आगे है दे, इसी लाइन में है थोड़ा,
ये फर्स्ट लाइन थी आज की, ये सेकंड लाइन है। एंड बेल्ड एंड रेदर इन वैकेंट स्टेसी दे, यहाँ फुल स्टॉप था, उसके बाद में इसी लाइन में दे है। दे वर थिन इन लिम्स, दे वर थिन इन लिम्स, और उनकी जो मांसपेशियां हैं, जो लिम्स हैं, वो उनसे बिल्कुल कैसे हैं, वो बहुत दुबले पतले हैं। एंड ड्राई, और रूखापन है, मतलब बॉडी पर चमक नहीं है, बिल्कुल रूखापन दिख रहा है। ड्राई है वो, इमोशंस नहीं है उनके अंदर, बिल्कुल इमोशन खत्म हो चुकी हैं। तो एंड वेल्ड एंड रेड एंड वैकेंट स्टेसी दे वर थिन इन लिम्स, और वो शारीरिक रूप से, फिजिकली रूप से कमज़ोर हैं, ड्राई हैं, सूखे हुए हैं, मतलब रूखापन है, विदाउट इमोशंस हैं। लाइक हाफ बर्न्ट लॉक्स फ्रॉम, थर्ड लाइन है, वर थिन इन लिम्स एंड ड्राई लाइक हाफ बर्न्ट लॉक्स, और वो इस तरीके से दुबले पतले सूखे हैं जैसे कि हाफ बर्न, आधी जली हुई जो लॉक्स हैं, जो लकड़ियां हैं, फ्रॉम किसकी, फ्यूनरल पायर्स, फ्यूनरल पायर्स, फ्यूनरल पायर्स। फ्यूनरल मतलब जो अंतिम संस्कार किया जाता है उस चिता की, अंतिम संस्कार जब किसका हो रहा है, उस चिता की जो आधी जली हुई लकड़ियों के समान वो प्रतीत हो रहे हैं। अ ड्रॉट एंड रॉटननेस, अ ड्रॉट एंड रॉटननेस, रॉटननेस वर इन ईच ऑफ देम। ये लाइन अलग होगी, ये देखो थोड़ा सा लाइन थोड़ी बड़ी है तो इस वजह से इस बोर्ड पर नहीं आ रही है, तो इस वजह से मैंने इनको पार्ट्स में लिखा है। तो देखो 3 लाइनों पर आज हमने अभी डिस्कस करेंगे। 3 लाइन मैंने लिखी हैं कि सम बीट देयर ड्रम्स, जो यूनक्स हैं जब वो डांस कर रहे थे, तो जब वो डांस कर रहे थे तो वो कुछ सॉन्ग्स भी गा रहे थे, सॉन्ग्स लवर्स डाइंग एंड चिल्ड्रन लेफ्ट अनबॉर्न, जो उनके सॉन्ग्स के सब्जेक्ट्स हैं उन पर गा रहे थे। सम, उन्हीं जब वो यूनक्स डांस कर रहे थे, उन यूनक्स में से कुछ यूनक्स बीट देयर ड्रम्स, अपने ड्रम्स को, अपने ढोलक को पीट रहे थे। एंड अदर्स बीट देयर सॉरी ब्रीस्ट, और कुछ अपनी ब्रीस्ट को पीट रहे हैं जो कि सॉरी हैं, जो उनके लिए यूजलेस हैं, ईश्वर द्वारा प्रदत्त हैं, ईश्वर के द्वारा दी तो गई हैं लेकिन उनका महत्व नहीं है, क्योंकि वो बच्चे को जन्म नहीं दे सकते, वो ट्रांसजेंडर हैं, वो ना तो फीमेल ना ही मेल, वो उनके अंदर फर्टिलिटी नहीं है, तो वो जो ब्रीस्ट हैं, अब वो उनके लिए ब्रीस्ट कैसी हैं, यूजलेस हैं। एंड वेल्ड, और कुछ जो यूनक्स थे वो विलाप कर रहे थे, कुछ रिद्ध, कुछ छटपटा रहे हैं। इन वैकेंट स्टेसी, एक ऐसी छटपटा रहे, एक ऐसी मतलब एक ऐसी एस्टेसी में, एक ऐसे परमानंद में जो खोखला है उनके लिए, ठीक है ना, उसमें मतलब वो अपनी बेचैनी को जाहिर कर रहे हैं। वर थिन इन लिम्स, दे, इसी लाइन में दे वर थिन इन लिम्स, और दे माने वे, कौन, यूनक्स, वर मानते थिन इन लिम्स, मांसपेशियों से फिजिकली रूप से कमजोर हैं, सूखे हुए हैं। लाइक हाफ बर्न्ट लॉक्स फ्रॉम, किस तरीके से, जैसे आधी जली हुई, हाफ बर्न्ट लॉक्स मतलब आधी जली हुई जो लकड़ियां होती हैं, फ्रॉम फ्यूनरल पायर्स, जैसे अंतिम संस्कार करने के लिए जो चिता पर जब रखी जाती हैं, जो आधी जली हुई लकड़ियों के समान वो प्रतीत हो रहे हैं। वो ड्रॉट हैं, वो पूरी तरह सूखे हुए हैं। रॉटननेस, और उनके जीवन में रॉटननेस का मतलब होता है सड़ना, ठीक है, और यहाँ पर सड़ने का मतलब है वो बिल्कुल नीरस है ना, नीरस है, उनके जीवन में किसी प्रकार का कोई हैप्पीनेस नहीं है, किसी प्रकार की खुशहाली नहीं है, उनका जीवन पूरी तरह रॉटननेस है, विदाउट इमोशन से, उनके जीवन में कोई इमोशंस का भी कोई महत्व नहीं है, कोई इमोशंस भी वो अपनी जाहिर नहीं कर सकते, जो उनके अंदर चल रही है उनको व्यक्त भी नहीं कर सकते, तो पूरी तरह से रूखापन उनके जीवन में है, ठीक है ना। तो इस लाइन में लाइक हाफ बर्न्ट लॉक्स फ्रॉम फ्यूनरल पायर्स, यहाँ पर देखो लाइक वर्ड का यूज किया गया। एज लाइक वर्ड्स का जब यूज किया जाता है तो वहाँ फिगर ऑफ स्पीच होता है सिमली, कंपैरिजन करते हैं तो सिमली है, ठीक है ना, तो यहाँ सिमली का यूज किया गया। तो नेक्स्ट देखिएगा, पूरी तरह से डॉट है एंड रॉटननेस। नेक्स्ट इसमें इसी में जो लाइन है एक अगली, इन ईच बर इन ईच ऑफ देम, बर इन ईच ऑफ देम,
जो यूनक्स हैं वो यूनक्स दे वर थिन इन लिम्स, वो फिजिकली रूप से कमज़ोर हैं, ड्राई हैं, सूखे हुए हैं, रूखापन है, लाइक हाफ बर्न्ट लॉग्स, वो आधी जली हुई लकड़ियाँ किसकी, फ्रॉम फ्यूनरल पाइट्स, अंतिम संस्कार के चिता की, एंड ड्रॉट, और उनके जीवन में पूरी तरह से सूखा हुआ है, रोटननेस है, सड़ानपन है, मतलब नीरसता है उनके जीवन में, वर इन ईच ऑफ देम, मतलब उन जो यूनक्स हैं उनके प्रत्येक के जीवन में सेम तरह का क्या है, सेम तरह का जीवन वो व्यतीत कर रहे हैं। वही एक बैरननेस उनके जीवन में देखने को मिलती है, फर्टिलिटी उनके लाइफ में है नहीं, इमोशनलेस जीवन है उनका, एक ऐसी एस्टेसी है जो भी वेकेंट है, खोखलापन है। तो ये सारी चीज़ों में वो अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों से वो टायर्ड हैं, व्यथित हैं, चिंतित हैं, बेचैन हैं। इवन द क्राउड्स वर सो, इवन द क्राउड्स वर सो साइलेंट ऑन ट्रीज, साइलेंट ऑन ट्रीज, एंड द चिल्ड्रन और जो बच्चे हैं वाइड आइड स्टिल all were watching these poor creatures convulsions। The sky crackled, देखो यहाँ तक देखो पहले, बर इन ईच ऑफ देम, मतलब उनमें उनका जीवन नीरस है, रूखापन है, ड्रॉट एंड रोटननेस उनके जीवन में। इवन द क्राउड्स, जब वो डांस कर रहे थे उस समय जो कोए हैं वो बर साइलेंट ऑन ट्रीज, वो भी पेड़ों पर बिल्कुल शांत बैठे हुए हैं। कोए का यूज किया गया यहाँ अपशकुन के रूप में यूज किया जाता है, मतलब यहाँ तक कि कोए बिल्कुल शांत हैं। इवन द क्राउड्स वर सो साइलेंट, वो बिल्कुल शांत हैं ऑन ट्रीज, एंड द चिल्ड्रन वाइड आइड, और वो बच्चे जो खुली हुई आंखों के साथ बिल्कुल स्टिल हैं, शांत बैठे हुए हैं, और क्या कर रहे हैं, ऑल वर वॉचिंग दीज पुअर क्रिएचर्स कन्वल्जन्स, ये सारे बच्चे उन किसको, उन पुअर क्रिएचर्स को, उन बेचारे प्राणियों को, कौन पुअर क्रिएचर्स किसके लिए आया है, यूनक्स के लिए। किसके लिए आया है, यूनक्स के लिए। उन यूनक्स को देख रहे हैं, उनकी कन्वल्जन को, उनके किसको, उनकी पीड़ा को। कन्वल्जन्स का में से तो मीन होता है मरोड़ना। क्या होता है, मरोड़ना मतलब ऐंठन, अर्थात जब वो डांस कर रहे हैं, और तो जब डांस कर रहे हैं तो वो एक व्यथित, अपनी एक व्यथा को, अपनी उस चिंता को, अपनी उस बेचैनी को जाहिर कर रहे हैं उस डांस के माध्यम से। तो जो वो मतलब जब डांस करते समय अपने शरीर को वो जो इधर उधर से जो करवट वो कर रहे हैं, इधर उधर से अपनी बॉडी को जो हिला रहे हैं, तो उस कन्वल्जेंस में जब वो मरोड़ रहे हैं अपनी बॉडी को, हैं, छटपटा रहे हैं अपनी उस बेचैनी में, उसको वो सारे बच्चे जो खुली हुई आंखों के साथ, वो जो कोए बिल्कुल शांत बैठे हुए हैं, सभी उनकी उस बेचैनी को क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। किस तरीके से वो अपनी व्यथा को, अपनी बेचैनी को, अपने उस जीवन में जो नीरसता उनके जीवन में है, जिनके जीवन में हैप्पीनेस का कोई मार्क नहीं है, ऐसे उन प्राणियों के उस गीत के, उस डांस के माध्यम से ये सारी एक्टिविटी वो बच्चे खुली आंखों के साथ देख रहे हैं। देखिएगा नेक्स्ट, यहाँ इसमें किसी प्रकार का, यहाँ कोई है नहीं अभी, किसी प्रकार का कोई फिगर ऑफ स्पीच इसमें नहीं है ना। देखो आगे, तब जब वो डांस कर रहे थे तब और क्या हुआ, द स्काई, तो जो आकाश में, क्रैकल्ड, द स्काई क्रैकल्ड देन, और तब आकाश में गर्जना हुई, द स्काई, आकाश गरजा, थंडर केम, बिजली आई, जब आकाश में एकदम जोर से गर्जना हुई तो उससे बिजली आई, चमकी, और बिजली जब चमकी तो एंड लाइटनिंग, तो उससे क्या हुआ, प्रकाश हुआ, LIGHT, लाइटनिंग।
तो उससे प्रकाश हुआ, एंड रेन, और उसके बाद में क्या आई, बारिश आई। क्या आई, बारिश आई। एंड अ मैग्री रेन, कैसी, एक हल्की सी बारिश आई, मैग्री रेन हुई, तो हल्की सी बारिश हुई, और जिस बारिश की वजह से दैट स्मेल्ट, जिससे गंध आने लगी, ऑफ डस्ट, किसकी, धूल की, इन एटिक्स। एटिक्स का मतलब क्या होता है कि अब रूम में जब रूम में लगभग इतना ऊंचा हो जाता है तो एक पत्थर की वो लगाते हैं जिसको अपन टांड बोलते हैं, उन टांड, इन एटिक्स पर। तो देखो, द स्काई क्रैकल्ड, स्काई में, आकाश में जोर से गर्जना होती है, थंडर केम, बिजली चमकती है, और उस बिजली से लाइटिंग, उससे प्रकाश होता है, एंड रेन, और फिर क्या होती है, बारिश होती है। अब मैग्रे रेन एक हल्की सी बारिश होती है, जिस बारिश की वजह से स्मेल्ट ऑफ डस्ट, इन स्मेल्ट माने स्मेल होती है, गंध होती है डस्ट की, धूल की एक गंध आती है, इन एटिक्स, उन टाणों से, एंड द यूरिन, किस तरह की गंध है, एंड द यूरिन ऑफ लिजर्ड्स एंड माइस। और कैसी गंध आती है, जैसे कि मानो कि छिपकलियाँ या चूहे जो होते हैं उनकी यूरिन की सी गंध आ रही हो। जब बारिश होती है तो बारिश, द स्काई क्रैकल्ड, आकाश में गर्जना हुई, देन थंडर केम, उसके बाद में बिजली चमकी, लाइटनिंग, प्रकाश हुआ, एंड रेन, और बारिश होती है। कैसी बारिश, अब मैग्री रेन, हल्की सी बारिश होती है, दैट स्मेल्ट ऑफ डस्ट, उस गंध की, उस धूल की स्मेल में, इन एटिक्स, उन टांड से गंध आती है, एंड द यूरिन लिजर्ड्स एंड माइस, कैसी गंध आती है, जैसे कि मानो कि किस चूहे या जो लिजर्ड्स हैं उनके किसकी, यूरिन की सी गंध आने लगती है। देखो, जैसा कि हमने देखा जब बारिश होती है तो जब ग्रामीण इलाके की मैं बातें कर रहा हूँ, जो बहुत ही जर्जर मकान होते हैं, ऐसे मकानों में जब बारिश होती है तो सीलन आ जाती है, सीलन की वजह से गंध थोड़ी सी आने लगती है, जिसमें उसमें से अलग एक डिफरेंट टाइप की स्मेल आती है। लेकिन देखिएगा, जैसा कि जब बारिश होती है तो बारिश होने पर एक बिल्कुल ही अलग सा माहौल होता है, एक खुशी का माहौल होता है, एक बिल्कुल है ना, अच्छा मौसम भी बहुत, वेदर भी बहुत प्लीजेंट हो जाता है। उस प्लीजेंट वेदर में हम बहुत एक तरह से हम सुख महसूस करते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पोएटेस ने, कमला दास ने अपनी उस पर्सनल व्यूज को, अपनी पर्सनल पीड़ा को, पर्सनल अपने जो बहुत ही उसका जीवन बहुत ही डिप्रेस रहा, बहुत ही व्यथित रहा, ऐसी उस चिंता को इस कविता के माध्यम से यहाँ बताया है। इस लास्ट इन 3 लाइन्स में उस ऑटोबायोग्राफिकल नोट यहाँ झलकता है कमला दास की पोएम से कि द स्काई क्रैकल्ड, देन जब बारिश हुई तो बिजली चमकती है, लाइटनिंग होती है, तो हल्की सी बारिश जिसमें से गंध आने लगती है, मतलब बदबू होने लगती है, ना कि एक खुशबू की लहर। जबकि हल्की बारिश होगी तो एक अलग ही प्रकार की खुशबू आएगी। हम बाहर प्रकृति में, हम नेचर में जाएंगे, खुले हुए मौसम में अपना मतलब प्रसन्नता महसूस करते हैं, अपने दिल को अपने क्या मिलता है, सुख मिलता है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ लास्ट में जब बारिश होती है तो यहाँ उस बारिश में भी, ऐसे मौसम में भी वो क्या व्यक्त कर रही है, दुख व्यक्त कर रही है। तो इस कविता के माध्यम से जो कवयित्री ने किसको बताया है, अपनी उस पीड़ा को यहाँ पर उजागर किया है। ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हमने देखने को मिली। ये लास्ट अब यहाँ फिनिश होती है पोएम जो कमला दास की थी। अब नेक्स्ट पार्ट में जो हम करेंगे वो उन प्रीवियस क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे जो लास्ट ईयर कुछ एग्जाम्स में पूछे गए थे, या और जो भी क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं उन क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।